गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा आई गेस फिफ्थ लेक्चर है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात कहूँगा यार, मेरी वीडियोस में जस्ट मेक नोट्स ऑफ ईच एंड एवरीथिंग आई टीच, एंड हो सकता है करते करते मेरे से कैलकुलेशन एरर हो जाए या लिखने में कोई गलती हो जाए, जस्ट बिकॉज मैं माउस से लिखता हूँ। तो आई एम सॉरी फॉर दैट। एंड प्लीज अगर उसमें डाउट लगता है, यू कैन मेल मी, आई विल रेक्टिफाई योर डाउट्स। आई provide you my mail in my folder also. You mail me at any time, there will be no issues. Okay, so starting with today's lecture, today we are going to cover two things. First of all, we are going to cover the temperature dependence of resistivity. uh, okay, and second thing जो हम cover करेंगे वो होगी द एनर्जी ऑफ एक सिस्टम। जब हम एक इलेक्ट्रिक सिस्टम की बात करते हैं तो उसकी एनर्जी एनर्जी कहाँ गायब होती है, कहाँ से आती है, सब पढ़ेंगे। दिस इज जैसे वो ऊपर का बता रहा हूँ, अंदर डिटेल। ठीक है, तो ओके, अभी तक हमने रेजिस्टिविटी इन सब के बारे में काफी पढ़ा है। लास्ट पॉइंट है रेजिस्टिविटी का। तो क्या है कि देखो, जब हम अपने लैब या किसी भी सिस्टम में काम करते हैं, ठीक है, तो इट्स लाइक कि ये रही हमारी वायर। तो मान लो हमने यहाँ पे ये पोटेंशियल जोड़ रखा है कोई भी। अभी तक मैंने बताया कि अगर ये हमारे पास एक वायर है, इसकी कुछ रेजिस्टिव, ये किसी मटेरियल M1 का होगा, और इस मटेरियल M1 के कॉरेस्पॉन्डिंग इसकी कुछ रेजिस्टिविटी होगी, है ना। और रेजिस्टिविटी मान लेना, और रेजिस्टिविटी क्या होती है ये भी मैंने बताया था। रेजिस्टेंस जब L और A दोनों बराबर 1 हो, तो रेजिस्टेंस इज बराबर रेजिस्टिविटी। सही है ना। ठीक है, ओके। सो अब ये जो रेजिस्टिविटी है, ठीक है, हम जो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं वी डू ऑन अ रूम टेम्परेचर। जो भी आप करोगे, पढ़ोगे आप घर में, स्विच ऑन करते हो, स्विच ऑफ करते हो, ये सब रूम टेम्परेचर पे होता है ना। मगर सोचो कि जब हम किसी ट्रांसमिशन वायर की बात करें, देखिए जो आपके घरों में बिजली आती है, वो जो वायर है वो राजस्थान से आ रही है। राजस्थान में कितनी गर्मी, फिर दिल्ली आ आ जाओ, वहां से आते आते मान लो राजस्थान से आई, फिर हरियाणा घुस गई, फिर दिल्ली घुस गई, फिर दिल्ली से जम्मू आ रही है। तो राजस्थान का टेम्परेचर और जम्मू का टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ जम्मू, टेम्परेचर ऑफ राजस्थान, दोनों में अंतर है कि नहीं? बहुत ज्यादा अंतर है। तो है ना। तो अब क्या होगा कि अब यहाँ पे जो तार है हमारी, मान लीजिए, उसकी रेजिस्टिविटी हमें देखनी पड़ेगी ना, कि भाई इतना ज्यादा रेजिस्टेंस ना बढ़ जाए कि हमारा सारा करंट ही गायब हो जाए, है ना, बहुत कम करंट पहुंचे। सिर्फ यही नहीं, अगर हम मान लो अपने बहुत सारे सिस्टम जैसे हमारे जो ट्रांसफॉर्मर्स लगे होते हैं हमारे मोहल्ले के या घर के, वो गर्म हो जाते हैं। तो गर्म होने से उसके कंडक्शन पे क्या फर्क आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। तो इसीलिए ये चीज पढ़ाई जाती है कि टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी, है ना, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। और इसके अलावा अगर बात करें तो तुम्हारे जो रेजिस्टेंस बनते हैं उसके लिए भी ये प्रॉपर्टी पहले पढ़नी पड़ेगी, तभी हम डिसाइड कर पाएंगे कि रेजिस्टेंस किस मटेरियल का बनाया जाए और कोई वायर किस मटेरियल की बनाई जाए या कोई भी चीज। ओके, अब ये सब सिर्फ एक छोटी सी प्रिंसिपल पे चलता है
कि रेजिस्टिविटी एट एनी टेम्परेचर टी, ये मल्टीप्लाई नहीं, ये सबस्क्रिप्ट में है ऐसे ही, इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी एट सम रेफरेंस, ठीक है, प्लस प्लस रेजिस्टिविटी at that reference into alpha into t minus t naught. ओके, जहां पे हमारा जो t है दैट इज जिस टेम्परेचर पे हम बात कर रहे हैं, लाइक जिस जो टेम्परेचर पे हमें रेजिस्टिविटी फाइंड करनी है, एंड t नॉट इज द रेफरेंस टेम्परेचर, ठीक है, एंड इसके अलावा दिस इज आल्सो द रेफरेंस टेम्परेचर, रेफरेंस रेजिस्टिविटी टू द कॉरेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर, ये रेजिस्टिविटी टी नॉट पे होगी, ठीक है, एंड दिस इज द जो हमें फाइंड करना है, फाइंडिंग द रेजिस्टिविटी एट सम टी, सही है। अब ये उस और एक चीज ये सबसे इंपॉर्टेंट जो रहेगी, इसको कहते हैं कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, क्या कहते हैं इसको, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। मुझे फॉर्मूला पढ़ाना अच्छा नहीं लगता, बट अब मैं इसकी डेरिवेशन आप लोगों को करा नहीं सकता, इस बिकॉज ये बहुत डीप है, ठीक है। तो अब अगर सोचो मैं इस फॉर्मूला को पढ़ूं, बाकी सब भूल जाओ जो भी मैंने ऊपर पढ़ाया, ये सब भूल जाओ, जस्ट थिंक अबाउट इट, जस्ट सी इट। ये क्या कहता है, ये कहता है कि भैया अगर मैं किसी टेम्परेचर टी पे अपना अपना रेजिस्टिविटी फाइंड करना चाहता हूं, तो उसके लिए जो आपने रेफरेंस टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी जो आपको पता है, मान लो मुझे रेजिस्टिविटी पता है 25 पे, तो मैं रेजिस्टिविटी एट 25 कैलकुलेट कर लूंगा, ठीक है, ठीक है, वो यहाँ लिख दूंगा जो मुझे पता है, इनटू वही टेम्परेचर, ये तो दूसरा फॉर्मेट है जिसमें हम उसका देखो अब, ठीक है, तो इसके बाद ठीक है यहाँ लिख दूंगा वो, उसके बाद वही चीज यहाँ पे कि मुझे पता है रेजिस्टिविटी 25 पे क्या है, इनटू टी माइनस टी नॉट, टी क्या है मुझे मान लो देखना है 300 डिग्री पे, तो मैं यहाँ टी लिखूंगा 300, टी नॉट लिखूंगा 25, क्योंकि मुझे जो पता था वो भी तो 25 पे डिफाइंड था ना, एंड इनटू द टेम्परेचर कोफिशिएंट, ये है असली चीज जो सारा जादू कर रही है। टेम्परेचर कोफिशिएंट में ये स्टोर्ड होता है कि भैया मुझे कितनी रेजिस्टिविटी चेंज करनी है पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तब ये बता देता है कि रेजिस्टिविटी में कितना चेंज आएगा, फिर वो रेजिस्टिविटी में कितना चेंज अपन ये इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नेट नई रेजिस्टिविटी आती है सामने इस पूरे से, ठीक है। दैट इज इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट एक्चुअली इज हैपनिंग हियर, और ये क्या क्या सिग्निफाई कर रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो इसका मतलब ये है कि रेजिस्टिविटी का कितना चेंज आएगा पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, इसलिए जब हमने टेम्परेचर से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे मान लो मैं यहाँ पे टेम्परेचर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो टेम्परेचर टेम्परेचर कट जाएगा, बचेगी सिर्फ रेजिस्टिविटी, ठीक है, तो वो मुझे आउटपुट में रेजिस्टिविटी देगा, ठीक है। ये फॉर्मूला का बिल्ड था, आगे इस पे बात करें, थोड़ा फॉर्मूले पे मतलब चर्चा कर रहे, तो ये ऑलमोस्ट, अगर आपको फॉर्मूला दिख रहा है तो ये एज इन ऐसे फॉर्मेट का दिख रहा है, हल्का हल्का मैं कहूँ तो आई गेस गलत नहीं होगा कि अगर मैं इसको y मान लेता हूँ और इसको x मान लेता हूँ, तो y इज इक्वल टू x प्लस x, ये अल्फा कोई कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट मान लो कोई k, और t माइनस टी नॉट, टी माइनस ये भी कोई कांस्टेंट होगी टी टी नॉट, इसको के एम के मान लिया, इसको एल मान लो,
तो ये पूरा कुछ ऐसे बन जाएगा, x लिया कॉमन 1 प्लस के इंटू टी माइनस टी नॉट के इंटू टी माइनस एल, के टी मैंने खोल दिया मान लो ब्रैकेट के एल, अब 1 और के एल जो है ये चीज पूरी कांस्टेंट 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 है, तो दिस वुड बी समथिंग लाइक बिकम y इज इक्वल टू x इंटू ये कोई कांस्टेंट नया मान लो k2 मैंने लिख दिया, मान लिया है वो होगी कोई वैल्यू होगी 1 माइनस k2 की, और यहाँ पे के टी साथ में, ये के टी और यहाँ पे ये प्लस में मान लो कुछ। तो ये देखो y x के साथ लीनियरली वेरी कर रहा है ना, एक t है मल्टीप्लाई में, बस ये पूरा फॉर्मूला तुम्हारा एज इन शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखने की कोशिश की है जस्ट टू समझाने के लिए, एक t पे। तो अगर मैं मान लो y और t के बीच में ग्राफ बनाऊं, x के बीच में नहीं, y और t के बीच में, तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आना चाहिए, है ना, क्योंकि इसकी पावर 1 है और ये एक ही है पूरे सिस्टम में, बाकी सारा कांस्टेंट आ जाएगा, यही बचेगा एज एन हमारा वो। और इवन ये भी x नहीं है, डेल्टा नॉट x नहीं है, हाँ सही 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 कह रहे हो तुम, कि ये भी कोई कांस्टेंट की तरह कर रहा है, मान लो c, ये तो फिक्स्ड वैल्यू है हमारे पास, जस्ट मैंने बताया था कि डेल्टा नॉट इज द रेफरेंस रेजिस्टिविटी एट सम टेम्परेचर, तो ये भी कांस्टेंट है। तो बचा सिर्फ टी एज अ वेरिएबल, ठीक है, हर जगह टी ये सी कर लो, सी सी सी, ठीक है, हाँ, तो बचा टी एज अ वेरिएबल। तो यानी ये हमारा एक रिलेशन है y और t के बीच का डायरेक्ट, ठीक है, कोई और पावर नहीं है y और t, तो ये एक लीनियर सिस्टम बनाएगा। ओके, मैंने कहा लीनियर सिस्टम का मतलब क्या है, कि अगर मैं तेरा y पे यानी जो रेजिस्टिविटी एट एनी टेम्परेचर T था, और तेरे यहाँ पे x में जो अभी जो यहाँ t है सॉरी, और t में अगर ग्राफ बनाता हूँ तो मेरा ग्राफ कोई लीनियर ग्राफ आना चाहिए, ठीक है, और ये जो कट होगा that would be equal to the resistivity at the reference temperature। मान लो अगर ये 0 केल्विन पे है तो it will be resistivity at 0 केल्विन, ठीक है, वहां से शुरू होगा और आगे आगे स्ट्रेट लाइन जाना चाहिए, ये इस फॉर्मूले से दिखता है, ये होना चाहिए। बट क्या होता है, ये जो चीज वैलिड हमें दिख रही है ना, ये ना हमें एक्सपेरिमेंट से पता लगा कि सिर्फ हाई टेम्परेचर्स पे हो रही है, ठीक है, कंडक्टर्स की अगर बात करूं अभी, सिर्फ कंडक्टर्स की, ठीक है, तो अगर मैं उसमें कंडक्टर्स अगर मेरा टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस जो कि बराबर होता है आई गेस 273 केल्विन के अप्रोक्सीमेटली, तो इस डिग्री के नीचे जब हम जा रहे थे, के नीचे जब जा रहे थे, तब हमारा ग्राफ डेविएट कर रहा था स्ट्रेट लाइन से, ठीक है, डेविएट कर रहा था स्ट्रेट लाइन से, करता है इंसान। ओके, इसकी एग्जांपल दूं तो एक्सपेरिमेंटली एक ग्राफ है कॉपर का जो आपके घरों में जिसकी वायरिंग लगी होती है, ये रही ग्राफ, इसका वोल्टेज कुछ ऐसे आता है, तो मैं थोड़ा सा क्लियर बनाता हूँ, ऐसे ये मान लो यहाँ पे ये आएगा रेजिस्टिविटी एट एनी टाइम टी, यहाँ पे आ रहा है टेम्परेचर, और यहाँ पे होता है टेम्परेचर एज मैंने कहा अभी तक 200 के आसपास है कहीं, ठीक है, तो इसके बाद कहीं यहाँ 273 आएगा, केल्विन है नीचे, केल्विन में है, जो कि 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा, ठीक है, अगर वो जहां पे भी आएगा, जब मान लो यहाँ आ गया ऐसे, अब यहाँ से थोड़ी देर के बाद, थोड़ी देर ऐसे हो सकता है चले, फिर ये स्ट्रेट लाइन चलना शुरू कर देगा, राइट। तो ये जो हमारी ये वाला पार्ट है कंडक्टर्स में ना, लोअर टेम्परेचर्स पे नहीं चल पाता, इसका एक रीजन हो सकता है, लाइक बुक में कोई रीजन नहीं दिया है, इसका रीजन ये हो सकता है कि जब
हमारा कंडक्टर बहुत लो वोल्टेज पे चला जाता है, बहुत लो टेम्परेचर पे चला जाता है, तब उसके इलेक्ट्रॉन्स जो मूव कर रहे हैं एक्चुअली करंट में, हमें उनको बहुत एनर्जी देनी पड़ती है मूव करने के लिए, ठीक है। और अगर रेजिस्टिविटी की बात करें तो बहुत ठंडा होने पे चीजों का एटॉमिक नेचर चेंज हो जाता है, तो उस वजह से हो पाता होगा कि हमारा मेटल जो है एज इन जो नॉर्मल ग्राफ देखा गया वो शो करना चाहिए, वो लो टेम्परेचर पे नहीं शो करता। बट बहुत सारे ऐसे ग्राफ मेटल्स भी हैं, चीजें भी हैं जो स्ट्रेट लाइन नेचर भी शो करती है। जैसे मैं अगर निक्रोम एलॉय की बात करूं तो निक्रोम एलॉय इज लाइक अ स्ट्रेट लाइन ऑलमोस्ट, ये 200 पे, 300 पे, 400 पे, सब पे 200, 300, 400, तो इसलिए निक्रोम स्ट्रेट लाइन रहता है ना, तो उसको अपन रेजिस्टर्स वगैरह के लिए भी यूज कर पाते हैं, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब ये सब जो मैंने बताया, आई हैड मेंशन कि ये सब मैं कंडक्टर्स के लिए बता रहा हूँ। हो सकता है एक और तरह के मटेरियल आते हैं जिसके बारे में मैंने पिछले लेक्चर्स में भी बताया था, उनको हम कहते हैं सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स में क्या होगा, सेमीकंडक्टर इज टाइप ऑफ थिंग कि यार तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ाने पे मैं कम नहीं होने वाला हूँ। वो लिटरली ऐसे हैं, वो एलिमेंट्स में पता नहीं क्या जादू होता है, सुबह टेम्परेचर बढ़ाने पे हमारी जो रेजिस्टेंस ना कम हो जाती है, उल्टा इनफैक्ट करंट बढ़ने लगती है, और करंट बढ़ने लगती है और रेजिस्टिविटी भी डिक्रीज होती है। रेजिस्टिविटी मतलब सोचो, टेम्परेचर बढ़ाने पे तो बढ़ना चाहिए था ना यार, मगर उनमें नहीं होता, उनमें कुछ जादू होता है। वो जादू आज के 12th के लास्ट चैप्टर में एक्सप्लेन किया है कि उसमें जादू होता क्या, बहुत प्यारा जादू है उसमें, ठीक है। तो अब इसमें बात करें तो इस बात में क्या है, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज होने पे डेल कम हो सेमीकंडक्टर्स के बारे में। तो अगर सोचो ये जो है कुछ इनवर्स रिलेशनशिप टाइप शो कर रहा है, एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, तो इसका ग्राफ ना कुछ ऐसे इनवर्स साइड बनता है, ऐसे जैसे ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, और अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ठीक है। तो ये ऐसा इनवर्स रिलेशन है, ये ग्राफ बनता है तुम्हारा रेजिस्टिविटी एट एनी टेम्परेचर टी अपॉन टेम्परेचर का फॉर सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। अब अगर मैं आगे बात करूं तो सेमीकंडक्टर समझ आ गया, वो समझ आ गया, इस पे इतना लोड मत दो। इसके आगे का एक पॉइंट याद रखो, मैं कि ठीक है, अब सोचो टेम्परेचर कोफिशिएंट जो मैंने एक्सप्लेन किया, मैंने जस्ट कहा क्या स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगी। आई डोंट थिंक किसी ने दिमाग में सोचा होगा सर आपने वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऊपर क्यों बनाई, स्ट्रेट लाइन तो ऐसा भी बन सकता है ना। सोचो, इस ग्राफ का मतलब होता है कि मैं यहां से जब एंगल लेता हूं वो इस डायरेक्शन में पॉजिटिव, तो यानी जो मेरा स्लोप है इसका, दैट इज स्लोप इज पॉजिटिव। और इसका मतलब होता है अगर मैं ऐसा ग्राफ बनाऊं तो सोचो इसका मतलब मैं यहां से लूं तो ये 90 को ना क्रॉस कर रहा है ऐसे, तो इसका स्लोप क्या है, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव, ठीक है, बिकॉज tan ऑफ दिस थीटा वुड बी अ नेगेटिव। इसका स्लोप पॉजिटिव होता है, इसका स्लोप नेगेटिव होता है। तो अगर इक्वेशन ध्यान से देखी हो, हमारी पूरी इक्वेशन की स्लोप पता है क्या थी, अगर मैं इस इक्वेशन को ध्यान से वो y वाली टर्म्स में जो मैंने पहले लिखा था, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू, जैसे ये आ गया था c k t माइनस कोई और कांस्टेंट c2, मतलब ये C2 जो था ये मैं C इंटू के टू इंटू टी के फॉर्मेट में लिख रहा हूँ, और इसको मैं पूरा ऐसे फिर से लिख दूं, C कोई मान लो 3 × T माइनस C2 × Y, ठीक है। अब ये जो C3 था इसमें एक टर्म बड़ी जरूरी आई थी, अल्फा, ठीक है। बाकी दो तो कांस्टेंट थे, अल्फा वो चीज है जो मुझे बताएगा भैया बाकी दो को पॉजिटिव होना है, इसमें से जो भी इंक्लूड हुआ। इक्वेशन देखो सॉल्व करो, इस फॉर्मेट में लाओ तो मैं दिख जाएगा। तो अल्फा जो चीज है वो बता रही है कि भैया तुम्हारा स्लोप पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। अगर अल्फा पॉजिटिव स्लोप पॉजिटिव, अल्फा नेगेटिव स्लोप नेगेटिव, क्यों, क्योंकि बाकी सारे तो पॉजिटिव ही आने हैं भाई, अल्फा इज द मेन थिंग।
तो मैंने जो ग्राफ्स बनाए उसमें याद रखा, कंडक्टर्स के लिए मैंने स्ट्रेट लाइन बनाया ऊपर। इसका मतलब होता है कि हमारा जो अल्फा है दैट इज पॉजिटिव फॉर कंडक्टर्स, ठीक है। एंड अगर मैं सेमीकंडक्टर्स की बात करूं तो अल्फा इज नेगेटिव फॉर सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। इसलिए ये ग्राफ ऐसे डाउनवर्ड आया और ये अपवर्ड्स ग्राफ। तो ये ग्राफ नहीं आएगा कंडक्टर्स का, ये हमेशा अल्फा विल बी पॉजिटिव इन मोस्ट ऑफ द केसेस, ठीक है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। अब इस चीज को ना, ठीक है, यू गेट इट। तुम्हें क्या पता लगा अभी तक कि टेम्परेचर बढ़ने पे तुम्हारा रेजिस्टिविटी बढ़ना चाहिए, है ना। बट अब तो पूछो सर ऐसा क्यों हो रहा है ना, ऐसा क्यों हो रहा है। हमें मैथमेटिकली दिखाओ, हमने पढ़ लिया ये कि ये हो रहा है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आपने सुन लिया। और अब हाँ, अगली बारी कोई भी तार देखोगे आप बोलोगे कि हाँ अभी ये इस टेम्परेचर पे है, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं तो उस तार में जो उसकी रेजिस्टिविटी है, यानी रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ पर यूनिट एरिया जो होगी वो बराबर, ठीक है, ठीक है, जो वो रेजिस्टिविटी है वो इंक्रीज करेगी अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता हूँ। अब एक मैथमेटिकली प्रूव करने के लिए कि सिस्टम में क्या हो रहा है, देखने के लिए एक्चुअली क्यों हो रहा है, एक चीज आपको याद करनी पड़ेगी जो मैंने आई गेस इससे 2 लेक्चर्स पहले बताई थी, सेकंड लेक्चर में बताई थी। क्या कि रेजिस्टिविटी, ठीक है, मैंने एक आपको चीज ड्राइव करवाई थी, याद हो तो, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू एन ई स्क्वेयर टाउ अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एंड द कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पूरे मतलब कितने नंबर नहीं, एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो ये, तो अगर हम अब अभी किसकी बात करें, रेजिस्टिविटी इज एक्चुअली 1/कंडक्टिविटी। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, m अपॉन n ई स्क्वेयर टाउ, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट। और अब यहां से सब समझ आ जाएगा। सोचो m कांस्टेंट है, e कौन कांस्टेंट है। मेटल के लिए बात करें तो उसमें n भी ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। क्यों, क्योंकि सोचो उसमें पहले ही बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट, फ्री होते हैं। और उससे ज्यादा लाने के लिए हमें बहुत 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 ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि वो इलेक्ट्रॉन्स अपने लैटिस को ब्रेक करके फिर कंडक्टिविटी करें, ठीक है। हम इतना टेम्परेचर जनरली नहीं देखते, वो मटेरियल ब्रेकडाउन का टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो एन भी हम कांस्टेंट मानते हैं, मगर सिर्फ किसके लिए अभी मान रहे हैं, कंडक्टर्स के लिए, ठीक है। कंडक्टर्स के लिए रीजन मैंने बता दिया है क्यों, जस्ट बिकॉज कि वो लैटिस ब्रेकिंग एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। उस टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर इंक्रीज करके वहां तक पहुंचना इज लाइक अ बिग बिग जॉब, ठीक है। तो अब चीज सारी बच गई टाउ पे। टाउ अगर याद हो तो टाउ वाज एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन, ठीक है, एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन। तो अगर मैं एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन की बात करूं तो एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन क्या था कि यहां से इलेक्ट्रॉन आया, ये टकराया और फिर यहाँ टकराया। अब इसके बीच का मैंने इसके पूरे पाथ का सारे टाइम्स का एवरेज लिया और बताया कि टाउ एवरेज टाइम है, यानी इसके बीच का कोई टाउ टाइम, इसके बीच का कोई टाउ टाइम, इसके बीच का कोलिजन का कोई टाउ टाइम है, ठीक है। अब मान लो मैंने अगर जो टेम्परेचर है वो बढ़ गया, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ने पे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ जाएगी, वो कोलिजन ज्यादा तेजी से करने लगेगा। कम एनर्जी थी तब इलेक्ट्रॉन ऐसे धीमे धीमे मंद मंद चल रहा था, हाँ भाई अपने को इतनी एनर्जी है नहीं जितनी बैटरी ने दिया उससे चल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। मंद मंद खुश खुश चलेगा। जैसे हमने बाहर से तार गर्म कर दी या गर्म हो गई तो भाई अंदर चुलबुली मच जाएगी इलेक्ट्रॉन को कि यार तेज चलना भी, इतनी ज्यादा एनर्जी आ गई, एक जगह रहेंगे तो हम गर्म हो जाएंगे बहुत ज्यादा, वो तेज तेज चलेगा। वो तेज तेज चलेगा, तेज तेज चलने से टकराएगा भी तेज तेज, क्योंकि टकराना तो है ही, ठीक है। वो टकराएगा तेज तेज,
तेज तेज टकराने से तेरा टाउ क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा ना, क्योंकि टाउ डिक्रीज बनेगा भाई, टाउ डिक्रीज होना पड़ेगा, क्योंकि तेज तेज टकरा रहा है, टाइम दो कलिजन के बीच का कम हो गया, और टाउ था एवरेज टाइम ऑफ ऑल द कलिजन एक इलेक्ट्रॉन की साइकिल में, तो इसलिए टाउ डिक्रीज होगा। ठीक है, टाउ डिक्रीज होगा। अब सोचो, दिस इज डिपेंड अपॉन दिस, तो टाउ अगर यहाँ पे डिक्रीज होता है, ये इनवर्स रिलेशनशिप है, तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज होनी चाहिए ना। टाउ 1 में है, टाउ डिक्रीज, टाउ की वैल्यू जैसे जैसे कम होती जाएगी, वैसे वैसे उसकी इनवर्स की वैल्यू 1/टाउ की वैल्यू बढ़ती जाएगी, 1/टाउ की वैल्यू बढ़ती जाएगी, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 1/टाउ, या कोई कांस्टेंट बताओ, तो जो रेजिस्टिविटी है उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। समझ आया? Why is resistivity actually increasing with increase in the tau? है ना? अच्छा तो है ना ये वाला पार्ट, राइट? तो इसलिए ये होता है। ठीक है, मस्त एकदम, डन ऑलमोस्ट। नहीं भी आया तो प्रीवियस वाली चीजें फिर से देखना, सब आ जाएगा। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं कि अब क्या करो, जो भी पढ़ा ठीक है, रेजिस्टिव बहुत, अब इसके आगे बहुत एक इम्पोर्टेंट सी चीज है। ठीक है, इम्पोर्टेंट सी चीज क्या है, ऐसा है कि सोचो, क्या करना है, सोचो कि हमारी जो वायर है, ठीक है, वायर है, अब जो वो वायर है उसमें अपन ने कोई बैटरी लगाई हुई है ना, ये रही वायर मान लो, और मैंने यहाँ बैटरी लगा रखी है, यहाँ कुछ पॉजिटिव, यहाँ कोई नेगेटिव, और ये ज्वाइन कर दिया। अब बैटरी पता हो तो बैटरी में क्या होती है, पोटेंशियल स्टोर होता है वी का, है ना, बैटरी में पोटेंशियल स्टोर होता है, और पोटेंशियल क्यों लगाते हैं हम, ताकि पोटेंशियल एनर्जी मिल सके, ये पोटेंशियल एनर्जी होती है बैटरी के अंदर। जब हम उसको तार के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो पूरी तार में इलेक्ट्रिक फील्ड सम बन जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड बनने से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन फील्ड में आते हैं तो मूव करना शुरू करते हैं, राइट। तो यानी तुम्हारी जो बैटरी की पोटेंशियल एनर्जी है, दैट इज नाउ बी कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। सिस्टम में यही हो रहा है, और राइट। तो अब मैं जानता हूं कि इलेक्ट्रॉन चल रहा है, इलेक्ट्रॉन चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। मैंने एक चीज पढ़ाई थी तुम्हें यार, तुम बोलोगे भाई सर इलेक्ट्रॉन चल रहा है, फील्ड में है, फोर्स लग रही है, उसकी वैल्यू बढ़नी चाहिए, वेलोसिटी की, आज इलेक्ट्रॉन चलता जाए, एक्सेलरेशन होना चाहिए। मगर मैं बोलूंगा कि यार मैंने तुम्हें एक चीज पढ़ाई थी, वी ड्रिफ्ट, याद हो तो सोचो। वी ड्रिफ्ट क्या बताता है कि भैया तुम्हारी वेलोसिटी एवरेज इज कांस्टेंट, है ना। तो वी ड्रिफ्ट क्या थी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लग जाए तब तुम्हारी जो इलेक्ट्रॉन है वो किस वेलोसिटी से ड्रिफ्ट कर रहे हैं अपने रैंडम मोशन को करते हुए। मैंने पिछले हर लेक्चर में बताया, जैसे ये कोई रैंडम मोशन है तो वी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते ही इस डायरेक्शन में मान लो इलेक्ट्रॉन ऐसे शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा, ऐसे। तो ये अपना रैंडम मोशन तब भी कर रहा होगा, बस इस डायरेक्शन में थोड़ा चलते चलते। ठीक है, तो और ये चलता है वी ड्रिफ्ट से। ठीक है, तो अभी वी ड्रिफ्ट कांस्टेंट है, तो हम यही तो साइंटिस्ट सोच रहे, भैया हमने देखा वी ड्रिफ्ट सेम है, तो ये साला काइनेटिक एनर्जी जा कहाँ रही है। लाइक सोचने वाली बात है भाई, वो एक्सेलरेट हो नहीं रहा, तो काइनेटिक एनर्जी कहाँ जा रही है, राइट। कहीं तो, मगर कहीं तो जा रही होगी, ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भाई लगा हुआ है मैक्रोस्कोपिक चीजों पे, तो वो कहीं तो जाएगी। तो अब हम ये ढूंढेंगे कि ये एनर्जी कहाँ जा रही है और किस फॉर्म में बाहर आ रही है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, मजेदार। ओके, ठीक है, शुरू करते हैं। ठीक है, सोचो कि ये बैटरी थी, इस तार पे यहाँ पे कोई वी ए पोटेंशियल कर दिया, यहाँ पे कोई वी बी पोटेंशियल कर दिया।
तो मैं कह सकता हूं कि पोटेंशियल V, डेल्टा V नहीं, मैं बोलूंगा V एक्चुअली इज इक्वल टू VA माइनस VB, है ना, तार के दो साइड पे। मैं ये कह सकता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद तार में कोई चार्ज मूव कर रहा है Q, है ना, मैं उसकी एनर्जी डिफाइन कर दूं इस पॉइंट पे जहां V है और इस पॉइंट पे जहां V भी है। मैं कह सकता हूं एनर्जी एट पॉइंट A, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी एट A विल बी इक्वल टू, मैं इसको ऐसे नाम दे, विल बी इक्वल टू, क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल इनटू चार्ज इज इक्वल टू एनर्जी, राइट, ऑफ दैट चार्ज एट दैट पोटेंशियल। मैं लिखूंगा Q चार्ज है इनटू उसका पोटेंशियल VA। वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट B इज इक्वल टू Q इनटू VB, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी एट ए सही हो गया, पोटेंशियल एनर्जी एट बी सही हो गया, मैंने फाइंड कर लिया कि भैया ये इतना इतना होगा। तो हम इस पे आगे कैसे बढ़ रहे हैं एक बार ये बता देता हूँ। मैं पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करूंगा, मुझे पता है टोटल एनर्जी कंजर्व्ड है, ठीक है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज विल बी इक्वल टू जीरो। चेंज प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये होता है ना, टोटल एनर्जी इज एक्चुअली चेंज इन काइनेटिक, एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज कंजर्व्ड सम m। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो मैं कह सकता हूँ डेल्टा चेंज इन प्लस डेल्टा चेंज इन पोटेंशियल, ये कंजर्व था, कोई कांस्टेंट था तो ये आ जाएगा जीरो। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज एक्चुअली माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, सही है। तो मुझे अभी काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी थी, जैसे मैंने अभी बताया वी ड्रिफ्ट, काइनेटिक एनर्जी तक जाने के लिए मुझे ये पोटेंशियल फाइंड करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं ये डेल पी फाइंड कर रहा हूँ, राइट। तो अब अगर मैं डेल पी फाइंड करता हूँ, ठीक है, मैं कहता हूँ मुझे डेल पी दे, तो मैं कहता हूँ ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल यू, पोटेंशियल को यू से शो करते हैं, चेंज इन पोटेंशियल will be equal to delta q, change in charge जो भी है, like it will be delta of q into v, है ना, क्योंकि q भी हो सकता है चेंज हो जाए और पोटेंशियल भी। तो डेल्टा v की बात करें तो वो तो ये है एक्चुअली चेंज इन दिस, मैं इसको ऐसे लिखूं सिर्फ v, ये कोई नाम दिया है v, बड़ा v मान लो, बाकी सारा छोटा v है, ये बड़ा v, बड़ा v, ठीक है, इनटू डेल क्यू। अब डेल क्यू अगर हल्का सा याद हो तो चार्ज पर यूनिट टाइम डेल्टा टी इज इक्वल टू करंट, ठीक है, चेंज इन चार्ज पर यूनिट टाइम। तो मैं इसको कह सकता हूं कि डेल क्यू विल बी इक्वल टू आई डेल्टा टी। मैं यहाँ लिख दूंगा इसकी जगह, मैं कहूंगा पोटेंशियल इंटू आई इंटू डेल्टा टी, ठीक है। और एक और बात, यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल कहता है फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल क्या है VB है एक्चुअली, और इनिशियल क्या है V है। तो मेरा ये माइनस ऑफ V आएगा, है ना, क्यों, क्योंकि V था VA माइनस VB, और मुझे एक्चुअली इस सिस्टम में डेल्टा फाइनल था VB, तो VB माइनस VA चाहिए था, तो VB माइनस VA का माइनस हो जाएगा फॉर V, सही है, ठीक है। तो मैंने इधर माइनस भी लिखा है साथ में। तो मेरा अब क्या आ गया कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी इंटू आई इंटू डेल्टा टी। ओके, सही हो, अभी तक मेरे साथ डेरिवेशंस का पार्ट है, दिस इज अ बिट ऑफ फिजिक्स, करना जरूरी है। तो इसके बाद सोचो मैंने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर लिया, मैं फाइंड करता हूँ वर्क डन, राइट। अगर आपको अपनी 11th याद हो तो एक चीज पढ़ी थी कि वर्क डन इज एक्चुअली द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना।
और जस्ट मैंने अभी ये चीज जो पढ़ाई डेल्टा ची इज इक्वल टू माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल, इसको मैं अप्लाई करता हूँ, लिखता हूँ डेल्टा के बी इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा बी, राइट। ठीक है, तो अब क्या आ जाएगा, डेल्टा के इज इक्वल टू चेंज इन डेल्टा पी माइनस ऑफ डेल्टा पी, माइनस ऑफ डेल्टा पी अभी हमारा क्या आया था, माइनस ऑफ वी इंटू डेल्टा, ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये डेल्टा पहले लेना लिखें, इसको अपन लिखेंगे आई इंटू डेल्टा टी, सही है। तो ये पूरा बन गया कि भैया हमारा डेल्टा के बराबर वी इंटू आई इंटू डेल्टा टी, ठीक है, सही है। अभी यहां तक मेरे साथ हो। अब एक 11th में वर्क पावर एनर्जी में एक और चीज पढ़ी होगी तुमने एनर्जी के साथ, कि वर्क डन ड्यू टू एनी सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम, है ना। तो मैं ये लिखता हूं, और वर्क डन कह सकते हैं एक्चुअली इज इक्वल टू, वर्क डन विल बी इक्वल टू तुम्हारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जो कि क्या दे रखा है, ये तो वर्क डन मतलब डेल्टा वर्क विल बी इक्वल टू आई इंटू वी इंटू डेल्टा टी, ठीक है, ओके, ये डन कि अब वर्क डन फाइंड कर लिया। अब सिस्टम में हमने स्टार्टिंग में क्या बोल रहा था कि आई टेल यू समथिंग, कि अभी मैं उस पॉइंट पे हूं जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है, ठीक है। होता क्या है कि जब सिस्टम को बैटरी लगा देते हैं, पोटेंशियल जनरेट होता है, पोटेंशियल से इलेक्ट्रॉन चलता है, इलेक्ट्रॉन हमें लगा एक्सेलरेशन होनी चाहिए थी, मगर साइंटिस्ट ने देखा कि यार एक्सेलरेशन नहीं होती है, वी ड्रिफ्ट से चलता है, तो एक्सेलरेशन नहीं होती है, मगर थ्योरी तो गलत नहीं है, फोर्स लगाने पे एक्सेलरेशन होती है। तो अब सोचो जो पॉइंट हमने मिस कर दिया, यार जब इलेक्ट्रॉन चल रहा था, उस पे लगाने पे वो कोलिजन तब भी कर रहा था, है ना, वो कोलिजन कर रहा था, वो कोलिजन कर रहा था। तो इसका मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी, जब मान लो आप चलते चलते एक बॉल को किक मारते हो, आपकी काइनेटिक एनर्जी उस बॉल की काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफर होती है। वैसे इलेक्ट्रॉन चलते चलते टक्कर मार गया किसी एक एटम को, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी उस एटम की काइनेटिक एनर्जी में। एक टक्कर मारी, दूसरी टक्कर मारी, फिर उसकी उसमें, फिर तीसरी टक्कर मारी, फिर उसकी उसमें, और अपने पूरे साइकिल में वो टक्कर मारते रहता है, मारते रहता है, मारते रहता है, मारते रहता है। तो जब का सारा काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को मिल रहा है, क्योंकि वो एक्सेलरेट नहीं हो रहा, दैट मींस इज गोइंग इनटू टक्कर, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी टक्कर में जा रही है। अब आप किसी चीज को टक्कर मारोगे तो वाइब्रेट करेगी वो चीज, मतलब हिलेगी डुलेगी। फुटबॉल तो उड़ जाती है नॉर्मल, अगर मान लो आप जाके अपनी कार से किसी ट्रक वाले को टक्कर मार दोगे तो ट्रक हिलेगा, उड़ेगा नहीं, है ना। तो ऐसा ही एटम में भी है, इलेक्ट्रॉन इतना सा उसके बड़े, उसके साथ एटम इतने बड़े बड़े, वो जाके टक्कर मारता है तो वो हिलता है। अब सोचो बहुत सारे आगे टक्कर मारी जा रहे हैं, मारी जा रहे हैं, मारी जा रहे हैं, इसकी वाइब्रेशन होने लगेगी। वो वाइब्रेशन बहुत ज्यादा, पहले आराम से हो रही थी, एक आया आराम से, दूसरा आया आराम से, तीसरा आया, मैंने बहुत ज्यादा पोटेंशियल दिया, लाइक मैंने कोई पोटेंशियल दी, जब रैंडम मोशन हो रहा था बड़ा हल्का हल्का था। अब टक्कर बढ़ने लगी, और वो तेजी से वाइब्रेट करने लगा, ऐसे द द द द एकदम फुल स्पीड, ठीक है। तो जैसे वो तेजी से वाइब्रेट करने लगा, तो तेजी से वाइब्रेट करने से क्या हो रहा है, तेजी से वाइब्रेट करने से इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, ये हीट जनरेट कर रहा है, टक्कर से हीट जनरेट हो रही है, ठीक है। तो हमारे एटम में इलेक्ट्रॉन को जो काइनेटिक एनर्जी मिली थी पोटेंशियल फील्ड सेटअप होने की वजह से, बैटरी की वजह से, वो एक्चुअली में हीट में कन्वर्ट हो रही है वायर के अंदर, कहीं जा नहीं रही। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, तो जितनी भी काइनेटिक एनर्जी है कुछ हीट में चली जाएगी, कुछ वापस बैटरी में आ जाएगी। तो दैट इज, अगर हम रेजिस्टेंस लगाएं तो हीट में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर हम बल्ब की बात करें,
बल्ब ऐसी एक चीज है जो रेजिस्टेंस, ऐसा मटेरियल यूज किया होता है जो हीट होने पे बहुत ज्यादा लाइट प्रोड्यूस करता है, तो वो गर्म हो जाता है। तो मैक्सिमम जो भी हर चीज में हीट इन्वॉल्व होती है। तो हमारी आई की जो वो है दैट इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, राइट। तो अब एक्चुअली हम क्या फाइंड कर रहे हैं कि यार अब हमें पता है वो हीट एनर्जी देता है, लेट अस फाइंड कि वो हीट एनर्जी कितनी होती है और हमें कैसे पता लगेगा कि यार वो कितनी हीट एनर्जी है। ओके, फॉर डूइंग दैट वी हैव टू कैलकुलेट द पावर। वर्क डन तक तो फाइंड कर लिया, इसके बाद हमें फाइंड करनी है एनर्जी। एनर्जी इज एक्चुअली पावर एंड पावर इज एक्चुअली वर्क डन, and energy is due to change in power and power is actually change in work done per unit time। तो वर्क तक फाइंड कर लिया है, अब एनर्जी तक जाने के लिए यहाँ पे पावर पहले फाइंड करनी पड़ेगी। तो आई से दैट पावर इज इक्वल टू जो भी तेरा डेल डब्ल्यू मैंने फाइंड किया अपॉन चेंज इन टाइम, तो आई कैन से डायरेक्ट इट इज आई इंटू वी। पावर इज इक्वल टू आई इंटू वी। कोई दिक्कत है इसको कहने में? नहीं है ना, ये वर्क डन है, ठीक है, ये डब्ल्यू लिखा है। तो अपॉन डेल्टा टी, तो डेल्टा टी उड़ उड़ जाएगा, आई वी बच जाएगा सिर्फ। पावर मैं कह सकता हूँ पावर विच इज इक्वल टू एनर्जी इज इक्वल टू आई वी। पावर इज इक्वल टू आई वी, तो मैं इसको आई स्क्वेयर आर कह सकता हूँ। आई स्क्वेयर आर सही है, तो मैं इसको आई स्क्वेयर आर कैसे कहा कि आई जस्ट पुट अ ओम्स लॉ इन बिटवीन, राइट। मैंने ओम्स लॉ रखा और ओम्स लॉ में कहा कि जो तुम्हारा ओम्स लॉ है दैट ओम्स लॉ से आया। और ओम्स लॉ क्या कहता था हमारा कि भैया तुम्हारा हम बतावे v इज इक्वल टू आई आर। तो मैंने बस क्या किया, v की जगह आई आर डाल दिया तो आई स्क्वायर आर बन गया। वैसे अगर मैं i की जगह v बाय आर डाल देता तो ये बनता v स्क्वायर बाय आर। तो ये तीन फॉर्मेट आ गए तुम्हारे पावर के, ठीक है। जो तुम क्वेश्चंस में या फिर कहीं पे भी तुम्हें पूछा जाए कि भैया मुझे पावर बताओ कितनी हीट डिसिपेट हो रही है, तो तुम ऐसे बताओगे कि भैया इतनी हीट डिसिपेट हो रही है, ठीक है। सब सही। मतलब अभी तक हमने क्या फाइंड कर लिया, हमको पता लग गया कि एनर्जी कहाँ जाती है, हीट में कन्वर्ट होती है। अब वो हमने हमने एनर्जी फाइंड भी कर ली। लाइक सोचो कितना मुश्किल काम है यार ये, तुम सोच नहीं रहे हो, अभी हीट फाइंड कर ली, कोई चीज पता नहीं कैसे कोलाइड कर रही है, क्या कर रही है, बट वी फाउंड द। दिस इज द मैजिक ऑफ वर्क पावर एनर्जी। बहुत सही चीज है वर्क पावर एनर्जी। इतने हमें काइनेमैटिक्स डायनामिक्स सब बाईपास करके वी आर एबल टू फाइंड इट, राइट। तो अब इसके बाद एक लास्ट पार्ट है विच हैज टू बी फोकस्ड ऑन, ठीक है। ये सब हो गया। अब मैं सिर्फ आपको इतना सा एक फील देना चाहता हूँ, इसका पॉइंट क्या था। इन चीजों का हाई यूज होता है पावर ट्रांसमिशन के केबल्स में, है ना। लाइक सोचो कि तुम्हारे घर में कोई अप्लायंस है, मान लो अप्लायंस ए है, उसकी कुछ रेजिस्टेंस है ए, ठीक है। उसका कोई करंट आएगा आई और उसकी कुछ वोल्टेज होगी, मतलब करंट आएगा आई और ठीक है, उसका कुछ रेजिस्टेंस कुछ करंट कुछ वोल्टेज इनपुट कुछ भी होगा। वोल्टेज भी कॉमन ही होगा वैसे। मगर अब मैं सोच कहना चाहता हूँ कि ये अप्लायंस है, जब हम अप्लायंस को अब डिफाइन करेंगे ना, हर अप्लायंस की एक पावर रेटिंग होती है, तो मैं कहूँगा ये पावर कुछ सी का है, ठीक है। पावर सी को मैं चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, आई स्क्वेयर इंटू आर सी, राइट। हाँ कि ना, आर ए सॉरी सॉरी आर ए, है ना, सही है। ये अब अप्लायंस की बात हो गई। और सोचो तुम्हारे घर में जो लाइट आ रही है वो भी तो तारों से ही आ रही है ना, वो भी किसी वोल्टेज पे है वी, उसमें करंट कोई दौड़ रही है आई, और वो करंट और ठीक ठीक है, और उसमें भी पावर लॉस होगा। क्यों होगा पावर लॉस? क्योंकि तार है भाई, मेटल है, हीट तो जनरेट होगी ही, पावर लॉस कुछ होगा। ये मान लो ये वायर का है ना, मैं इसको ऐसे डिफाइन कर। अब एक बात, ठीक ठीक है, मतलब ये वाली चीज हो गई तुम्हारी केबल्स के लिए, ये वाली जहां तक तुम्हारे घर में ट्रांसमिट हो रहा है, और ये वाली होगी कि घर के अंदर। तो सोचो यार, अगर मैं नेट बात करूं तुम्हारे
ट्रांसमिशन लाइन और घर के अप्लायंस को इंक्लूड करके तो आई तो सेम हो, तो उसमें कितना पावर डिसिपेट हो रहा है वो फाइंड करने की कोशिश करूं। मैं कह सकता हूँ आई तो देखो सेम होगा, दोनों में जितना करंट आ रहा है उतना करंट हमारे अप्लायंस में भी दौड़ेगा। तो मैं कहूंगा कि पीसी और इसको आई को रिप्लेस कर दो, पी डब्ल्यू का स्क्वायर अपॉन वी का स्क्वायर इंटू आर ऑफ ए। सोच रहे हो, वायर से जितनी हुई इतनी ज्यादा डिसिपेशन उसका स्क्वायर टाइम्स फिर रेजिस्टेंस इनटू ए अपॉन वी स्क्वायर ए बी, है ना। लाइक सोचो, तो नेट जो तुम्हारा डिसिपेशन हो रहा है अप्लायंस के एंड पे इज आल्सो डिपेंडिंग अपॉन यार पीछे से आने वाला कितना डिसिपेशन ऑफ हीट हो चुका है। ठीक है, लाइक सिर्फ ये सब जो इम्पोर्टेंट है कि यार डिसिपेशन जानना इंपॉर्टेंट है। अगर डिसिपेशन हम क्वांटिफाई नहीं कर पाए, जैसे अभी हमने फॉर्मूला निकाला है, बकायदा बता सकते हैं ना कि कितना हो रहा है, तो हम तुम्हारे ट्रांसमिशन केबल जो थी या कोई भी सिस्टम होगा जिसमें करंट चल रही होगी हमें पता होना चाहिए, ताकि इतनी हीट अगर बन गई तो मान लो कुछ कहीं पे इतनी ज्यादा हीट बन जाएगी, कुछ मेल्ट वेल्ट हो गया, फिर दिक्कत हो जाएगी या कोई भी दिक्कत होगी, ज्यादा डिसिपेशन भी नहीं होनी चाहिए। फिर इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का क्या फायदा जब मैक्सिमम वेस्ट ही हो जाए, है ना। तो इस तरह से हम वेस्ट भी नहीं कर सकते, कुछ चीज डिजाइन करनी थी, पता होना चाहिए उस चीजों का। बाकी सिस्टम बहुत बने हैं कि वेस्ट ना हो, उसके लिए क्या क्या टेक्निक्स लगाने आनी चाहिए। तो मैं चाहता हूँ तुम लोग एक चीज पे फोकस करो, यहाँ पे पीसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v², है ना। दैट मीन्स अगर मैं वोल्टेज जो मेरी ट्रांसमिशन केबल की वोल्टेज थी है, उस वोल्टेज को हाई रखता हूँ, ठीक है, अगर वोल्टेज हाई रखता हूँ तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आरसी नीचे होगा, और अगर वोल्टेज लो रखता हूँ तो मेरा आरसी इंक्रीज होगा, है ना। तो यही ट्रांसमिशन केबल्स में ना ट्रिक लगाई जाती है। जो तुमने बड़ी ट्रांसमिशन केबल देखी ना, जो बड़े बड़े टावर होते हैं, पंजाब से जम्मू आ रहे हैं या पंजाब में आ रहे हैं, खेतों में लगे होते हैं बड़े बड़े टावर, बड़े बड़े टावर जो होते हैं उसमें वोल्टेज बहुत ज्यादा होती है, 300 किलोवाट या फिर 400 गीगावाट, इतने इतने बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, उसमें वोल्टेज ज्यादा क्यों रखते हैं, ताकि वोल्टेज ज्यादा हो तो ये आरसी देख रही हो कम होता है, यानी आरसी छोड़ो, तुम्हारी जितनी ज्यादा वोल्टेज आई कम होगा तो तुम्हारा नेट हीट डिसिपेशन कम होता है उसमें। क्योंकि देखो हीट डिसिपेशन एक्चुअली में हो रहा है इलेक्ट्रॉन के चलने से, जब आई ही कम है तो हीट डिसिपेशन कम होगी, है ना। इसलिए उसमें वोल्टेज बड़ी हाई रखते हैं ताकि हीट डिसिपेशन कम हो। तो जैसे 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 घरों के पास आते हैं, अब हम अपने घर में ना 300 किलोवाट नहीं लगा सकते, तो हर जगह पे स्टेशन बने होते हैं, जो तुमने इलेक्ट्रिक ग्रिड के स्टेशन देखे होते हैं। तो मान लो 300 किलोवाट का आया पंजाब में, फिर पंजाब का एक ग्रिड होगा, ठीक है, ग्रिड होगा, उसमें क्या होगा, वो 300 को 4 अलग अलग लाइनों में बांट देगा, बोलेगा भैया 100 तू रख, 100 तू रख, 100 तू रख। फिर 100 किलोवाट जाएगा एक और सब स्टेशन पे डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट में जाएगा, वहां पट जाएगा, वहां पे वोल्टेज एकदम 100 से मान लो 500 पे पहुंचा दी। फिर एक और सब स्टेशन आता है, वहां पे हम 220 सेट करते हैं वोल्टेज। 220 इज द रेफरेंस वोल्टेज इन इंडिया जिसपे हमारे अप्लायंसेस काम करते हैं। ये मैं आगे बताऊंगा रेफरेंस वोल्टेज वगैरह क्या होता है, अभी इसमें इतना डीप में नहीं जाऊंगा, बट ये सोचना इंपॉर्टेंट है कि भैया दिस विल वोल्टेज टेक्निक जो लगाई, जो टेक्निक लगाई है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो हियर, कि टेक्निक ये है कि वोल्टेज हाई कर दो, करंट कम फ्लो होगी, उससे हीट डिसिपेशन कम होगा, ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यही था आज के लेक्चर में, तो बस बताना था और दिमाग में फील लाना था क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो इसको रिवाइज करो एंड कल देखते हैं, ओके। एंड एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस हैं, यहाँ तक आओगे दिख जाएंगे, प्रैक्टिस देम एंड डाउट्स हैं तो टेल मी, ओके, बाय।